चलो स्टार्ट करते हैं। कल एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट की थी हम लोगों ने और पहला क्वेश्चन हो गया था। आज दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कॉम्बिनेशंस को क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। 11th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा था तुम लोगों ने इसको, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि सब लोग भूल ही गए होंगे, इसके लिए वापस बता देता हूँ, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन होता क्या है? कॉम्बिनेशन बेसिकली एक टेक्निक है, मैथमेटिकल टेक्निक है, ये फाइंड करने की कि किसी सेट ऑफ चीज़ों में से हम लोग कुछ चीज़ों को कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या बोला, समझ में आया? कॉम्बिनेशन इज़ अ मैथमेटिकल टेक्निक टू फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जैसे कि मान लो कि मेरे पास 5 लोग हैं, ठीक है, 5 पर्सन्स। अब मुझे क्या करना है, इसमें से ना एक को कैप्टन बनाना है। तो मैं कितने तरीके से एक कैप्टन सिलेक्ट कर सकता हूँ? 5 तरीके से, सिंपल एकदम। अरे बात समझ में, ठीक है। 5 तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, एक कैप्टन को चूज़ कर सकता हूँ, ठीक, क्लियर। हाँ, 5C1 लिखेंगे उसको मैथमेटिकली। अरे बात समझ में। अब ये तो बहुत ही आसान एग्जाम्पल था, ये बहुत ही आसान एग्जाम्पल था। कुछ मुश्किल एग्जाम्पल्स भी आते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ता है। सोच करके उतने आसानी से नहीं आ पाता उसका आंसर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है कॉम्बिनेशन का? तो मान लो कि अगर हमें टोटल n ऑब्जेक्ट्स में से कुछ r ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, तो कितने तरीके से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, उसके लिए मैं ये फॉर्मूला इस्तेमाल करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लाइक नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग r ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग r objects from total n objects can be found using the formula NCR, which is equal to n factorial upon r factorial into n minus r the whole factorial। यहाँ into है, ठीक है। अब n factorial क्या होता है, आई होप कि सबको पता होगा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, जो भी नंबर दिया होगा जिसका फैक्टोरियल निकालना है उससे स्टार्ट करते हैं और रिवर्स ऑर्डर में एक एक नंबर कम करते करते 1 तक के मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुमसे किसी ने पूछ लिया कि बताओ भैया 6 फैक्टोरियल क्या होता है, तो 6 फैक्टोरियल के लिए क्या करोगे, 6 इंटू 1 कम, 5 इंटू 2 कम, इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 कम, ठीक है। तो एक एक नंबर कम करते जाओ, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इंटू 0 मत कर देना, ठीक है, बेड़ा गर्क कर दोगे नहीं तो 1 तक ही जाना होता है सिर्फ। तो 6 फैक्टोरियल मतलब 6 से लेकर के 1 तक का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में नेचुरल नंबर्स का। या ऐसे भी सोच सकते हो, 6 फैक्टोरियल मतलब शुरू के 6 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, ठीक है। 10 फैक्टोरियल मतलब शुरू के 10 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, ठीक है। 10 फैक्टोरियल मतलब क्या हो जाएगा, 1 से लेके 10 तक का प्रोडक्ट, 1 से लेके 10 तक का प्रोडक्ट, ठीक है। 21 फैक्टोरियल मतलब शुरू के 21 नंबर्स का नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, यानी कि 1 से लेकर के 21 तक का प्रोडक्ट। समझ में आ गया? ये फैक्टोरियल है। अच्छा, एक और एक चीज़ नोट करने की ये है कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। अब 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है, इसके बारे में कहीं बात करेंगे। मैं एक वीडियो बनाने वाला था, इसके बारे में सोचा था किसी दिन बना करके डाल दूँगा, ठीक है। चलो, तो अभी तो फिलहाल बस ये ध्यान में रखो कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है। क्यों होता है इसके बारे में कभी और बात कर लेंगे, ओके। अच्छा, अब देखो, ये फॉर्मूला अगर याद नहीं करना है तो एक और तरीका है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं ना, कॉम्बिनेशन की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। और वो तरीका क्या है, तो उसको एग्जांपल के ज़रिए से समझाता हूँ। मान लो तुमसे किसी ने पूछ लिया भैया कि 7C3 क्या होता है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, एक फ्रैक्शन बनाओगे। क्या करोगे, एक फ्रैक्शन बनाओगे, ठीक है। इस फ्रैक्शन में दोनों जगह नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन आने वाले हैं। कौन से नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन? तो ऊपर शुरुआत करोगे 7 से, ठीक है, 7 इंटू 6 इंटू 5, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर में 3 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करोगे। सर 3 नंबर्स का ही क्यों? क्योंकि नीचे 3 दिया हुआ है, ठीक है। नीचे क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, इसीलिए ऊपर जो भी नंबर दिया हुआ होगा वहाँ से शुरुआत करोगे और क्या करोगे, 3 नंबर्स का प्रोडक्ट लोगे रिवर्स ऑर्डर में। आगे बात समझ में? नीचे क्या करना है सर, नीचे भी 3 नंबर्स का प्रोडक्ट लेना है, लेकिन 3 से स्टार्ट होगा यहाँ पर, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। समझ में आ गया? तो 7C3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7C3 की वैल्यू हो जाएगी 35, राइट। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन की वैल्यू को निकाल सकते हैं विदाउट फॉर्मूला, फाइन। अगर मान लो किसी ने तुमको दे दिया कि भैया बताओ 12C2 क्या होता है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, एक फ्रैक्शन बना लोगे। ऊपर क्या करोगे, 2 नंबर्स रिवर्स ऑर्डर में स्टार्टिंग विथ 12
और नीचे भी 2 नंबर्स स्टार्टिंग विथ 2 रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 66। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? ठीक है, गुड। चलो अब काफ़ी है इतना मेरे हिसाब से। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो चलो 9C4 किसी ने अगर दे दिया, ठीक है। तो 9C4 की वैल्यू कैसे निकालोगे? फ्रैक्शन बना लोगे, 4 नंबर्स रिवर्स ऑर्डर में ऊपर लिखोगे स्टार्टिंग विथ 9, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, और नीचे क्या आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो 3 2 ज़ा 6 कैंसिल हो गया, 7 9 ज़ा 63 इंटू 2 कितना हो जाएगा 126, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 126। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशंस की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें तुम लोग को ध्यान में रखनी है, प्रॉपर्टीज़ बोल सकते हो कॉम्बिनेशन की। एक तो ये है, मतलब जो वैल्यूज़ हम लोग निकालते हैं ना, वहीं से कंक्लूजन्स ये चीज़ें हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। जो मैं प्रॉपर्टीज़ बोल रहा हूँ ना, ये एक्चुअल में क्या है, कंक्लूजन्स हैं जो हम लोगों ने वैल्यूज़ सॉल्व कर करके निकाले हैं, ठीक है। तो NC0 की वैल्यू और NCN की वैल्यू हमेशा 1 होगी, ठीक है। NC0 और NCN क्या होगा, 1 होगा। मतलब क्या? मतलब ये है कि अगर मान लो किसी ने तुमको 5C0 दे दिया या फिर 5C5 दे दिया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से अगर किसी ने 18C0 दे दिया या फिर 18C18 दे दिया, तो उसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक। क्लियर? फॉर्मूला लगा करके देख सकते हो, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, यही मिलेगा तुमको, 1 मिलेगा। अच्छा, एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़, NC1 की वैल्यू n होती है, NC1 की वैल्यू क्या होती है, n होती है। तीसरी चीज़ ये भी देख सकते हो फॉर्मूला अप्लाई करके, ठीक है। अपने पास इतना टाइम नहीं है, अपना मकसद कुछ और है, ये तो रिवीजन के लिए, ठीक है। तुम लोग को चाहो तो देख सकते हो फॉर्मूला पुट करके। एक तो ये हो गया। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो ये है कि NCR बराबर होता है NCN माइनस R के, ठीक है। NCR किसके बराबर होता है, NCN माइनस R के। एक मिनट सर, ये नहीं समझा, तो इसको ज़रा अच्छे से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 7C3 ले लेता हूँ मैं। तो 7C3 किसके बराबर होगा, 7 माइनस 3 यानी कि 7C4 के बराबर होगा, ठीक है। बात समझ में आई? 7C3 किसके बराबर होगा, 7C3 बराबर होगा 7 माइनस 3 के, ठीक है। इसका मतलब 7C3 इज इक्वल टू 7C4। क्लियर? अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 18C15 किसके बराबर होगा, 18C15 बराबर होगा 18 माइनस 15 यानी कि 18C3 के, ठीक है। क्लियर हो रही है कि नहीं बात? देखो यहाँ पर अगर 15 है तो ऐसा नंबर सोचो जिसको मिला करके मुझे 18 मिल जाए, ठीक है। यहाँ पर अगर 15 है तो ऐसा नंबर सोचो जिसको मिला करके ऊपर वाला नंबर मिल जाए, तो वो कौन होगा, 3 होगा। तो 18C15 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 18C3 के, ठीक है। यहाँ पर वो नंबर आएगा जिसको मिलाने से ऊपर का नंबर मिल जाए। फाइन? क्लियर? अच्छा सर, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा यहीं से समझ में आ जाएगा। कैसे? मान लो तुमसे किसी ने 18C15 पूछ लिया, तो तुम क्या करोगे, ऊपर 15 नंबर लिखते बैठोगे रिवर्स ऑर्डर में, 15 नंबर्स लिखते बैठोगे रिवर्स ऑर्डर में, और नीचे भी क्या करोगे, 15 नंबर्स लिखते बैठोगे रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। लेकिन अगर तुमको ये पता है कि भैया 18C15 तो 18C3 के बराबर होगा, तो तुम फिर अब यहाँ पर 15 नंबर्स नहीं लिखोगे, अब तो 3 नंबर्स लिख करके ही आंसर निकाल लोगे। आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है, तो ये फ़ायदा है इस प्रॉपर्टी का। आई होप कि क्लियर हो गया ये। ठीक है, चलो तो बस इतना काफ़ी है, इतने से अपना काम हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है ना। कहाँ तक के हो गया था अपना, एक ही क्वेश्चन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स, ठीक है। इफ़ गेटिंग अ डबलेट इज़ कंसिडर्ड अ सक्सेस। डबलेट आना, डबलेट मतलब क्या समझते हो, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये सब क्या है, डबलेट्स हैं, ठीक है। तो डबलेट आना हमारे लिए क्या है, सक्सेस है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस, 2 सक्सेस अपने को मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। अब देखो दो डाइस को पेयर ऑफ डाइस यानी कि 2 डाइस को 4 बार फेंका जा रहा है। अगर 2 डाइस को एक बार फेंकते हैं तो क्या आउटकम आती है, 36, इतनी आउटकम्स आती हैं। अगर 2 डाइस को 4 बार फेंकोगे तो कितनी आउटकम्स आएंगी, 36 टू द पावर 4। याद आ रहा है,
याद आ रहा है? ये सब मैंने स्टार्ट में बताया था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के, ठीक है। अगर किसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग जितने बार रिपीट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसकी वैल्यू के लिए हम लोग देखते हैं कि भैया अगर वो एक्सपेरिमेंट एक बार होता तो कितने आउटकम्स आती, ठीक है। एक बार होने पे मान लो 36 आ रही है, तो 4 बार रिपीट करोगे तो 36 टू द पावर 4 इतनी आउटकम्स आएंगी। अब क्या ये पॉसिबल है आउटकम्स को लिखना? क्या यहाँ पर तुम आसानी से लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो, ठीक है। इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना उतना आसान नहीं है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे भी नहीं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बाइनोमियल में ही आएंगे। चलो, तो अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स, 4 बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा है, यानी कि ये क्या है, n है, ठीक है। डबलेट आना हमारे लिए क्या है, सक्सेस है। तो अब ऐसे हो सकता है कि डबलेट कितने बार आ रहा है, 0 बार। 4 बार हम लोगों ने पैर फेंके, डाइस का पैर 4 बार फेंका गया और उसमें से एक भी बार डबलेट नहीं आया, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, ठीक है। x की वैल्यू 1 हो सकती है कि 4 बार फेंके उसमें से एक बार डबलेट आ गया, ठीक है। x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 4 बार फेंके 2 बार डबलेट आ गया, 3 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है। तो x इक्वल टू 2 के लिए हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। किसका इस्तेमाल किया जाएगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, ओके। तो सोल्यूशन देख लो इसका। अ पेयर ऑफ डाइस is thrown 4 times, therefore n is equals to 4, ठीक है। एक रैंडम वेरिएबल मान लेंगे, लेट x इक्वल टू नंबर ऑफ सक्सेस, ठीक है। नंबर ऑफ सक्सेसेस बोलो या फिर नंबर ऑफ डबलेट्स बोलो, क्योंकि जितने डबलेट्स उतने ही सक्सेस होंगे ना, डबलेट्स ही तो सक्सेस हैं, ठीक है। तो x की जगह पे तुम नंबर ऑफ सक्सेसेस भी बोल सकते हो या फिर नंबर ऑफ डबलेट्स भी बोल सकते हो। तो कितने डबलेट्स मिल सकते हैं अपने को, 4 बार फेंकोगे तो 0, 1, 2, 3 एंड 4। हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 फाइंड करनी है, ठीक है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हियर x इज़ फॉलोइंग द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ n एंड p। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, और p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अच्छा, अब डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एक में डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। वेयर p इज इक्वल्स टू, ऐसे लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यानी डबलेट आना हमारे लिए क्या है, सक्सेस है। अब बताओ p की वैल्यू, करेक्ट, 1/6 होगी, बहुत अच्छे बेटा। p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/6 नहीं, हाँ बराबर 6/36 करे ना तुमने, हाँ तो वो 1/6 हो जाएगा, सही। तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/6, ठीक है। डबलेट कितने बार आ सकता है, 36 आउटकम्स में से 6 बार डबलेट आ सकता है, तो 6/36 क्या हो जाएगी, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5/6, ठीक है। देखो p इक्वल्स टू 1/6 एंड q कितना हो जाएगा, q कितना हो जाएगा, 5/6, क्योंकि देखो मुझे पता है कि p और q मिला करके कितने होने चाहिए, 1 होने चाहिए, है ना। ये सब लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। p प्लस q कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये 1/6 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, कि जब, क्योंकि इन दोनों को मिलाओगे तभी तो क्या बनेगा, 1 बनेगा, ठीक है। नहीं समझ में आता है तो 1 + 6 + q इक्वल टू 1, ये इक्वेशन लिख लिया करो, यहाँ से q की वैल्यू निकाल लिया करो, पापा एकदम, ठीक है। चलो, तो p की वैल्यू भी आ गई, q की वैल्यू भी आ गई, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 कैसे निकाली जाएगी, x इक्वल टू 2 विल बी इक्वल टू NCx p⁻x q⁻n−x, सही है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 क्या हो जाएगी, एक काम करो, यहाँ पर इक्वल टू 2 मत लिखो, यहाँ पर सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ x लिखो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू ये, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 के लिए क्या करोगे, n की जगह 4c2 इंटू p की वैल्यू क्या है, 1/6 रेज टू 2, q यानी कि 5/6 रेज टू 2, ठीक है। आई होप कि समझ रहा है तुम लोगों को, कुछ चैट में लिख करके बताते रहो यार। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 विल बी, 4c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 × 3/2 × 1 यानी कि 6, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये 4c2 की वैल्यू 6 आ गई है, वो तुम लोग देख लो कैसे आ गई डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/6, तो
1/36 लिख लेता हूँ इसको, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 25/36, ठीक है। 6 6 कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा फाइनल आंसर 25/216। दिस इज़ द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। क्लियर हो गया ना? आई होप कि समझ गया तुम लोग को, ठीक है। चलो, बहुत आसान है, बहुत स्कोरिंग है। मैथ्स 2 के सबसे आसान चैप्टर्स हैं ये दोनों, प्रोबेबिलिटी एंड बाइनोमियल, ठीक है। अगला सवाल, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। क्या बोल रहा है वो? देर आर 5% डिफेक्टिव आइटम्स इन ए लार्ज बल्क ऑफ आइटम्स। बहुत सारे आइटम्स है अपने पास, ठीक है, उसमें 5% डिफेक्टिव है। तो डिफेक्टिव आइटम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 5%। भाई 5% डिफेक्टिव आइटम्स हैं, तो कितने आइटम्स आ सकते हैं मेरे पास डिफेक्टिव? 5% ही आ सकते हैं। 100 अगर आइटम मैं ले लूँगा तो उसमें से 5 डिफेक्टिव होंगे, ठीक है। तो 100 में से 5% डिफेक्टिव है, यानी कि 100 में से 5 डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो जाएगी? 5/100, ठीक है, यानी कि 5%, या फिर ऐसे बोल सकते हो 1/20। आगे बस समझ में, हमें क्या पता करना है? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ सैंपल ऑफ 10 आइटम्स, 10 आइटम्स उठा रहे हैं हम लोग, ठीक है। एक एक आइटम उठाया जा रहा है, तो 10 बार ऐसे आइटम्स उठाए जा रहे हैं, यानी कि एक्सपेरिमेंट हम लोग कितने बार परफॉर्म कर रहे हैं? 10 बार, यानी एन की वैल्यू कितनी हो गई? 10 हो गई, ठीक है। 10 ट्रायल्स कर रहे हैं हम लोग, ओके। तो हमें पता करना है कि 10 आइटम्स अगर उठाओगे तो उसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम हमको मिले, एक से ज़्यादा डिफेक्टिव आइटम नहीं मिलना चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देख लो ज़रा इसको। there are 5% डिफेक्टिव आइटम्स, ठीक है। let p equal to probability of getting a defective item, ठीक है। getting a defective item, जो कि हमारे लिए क्या है? सक्सेस है। डिफेक्टिव आना हमारे लिए सक्सेस है। जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसको सक्सेस मान लेंगे, ठीक है, यानी कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है ये। फाइन, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5/100, 5% यानी कि 5/100। चलो पहले लिख लो, नहीं तो ऐसे एक बार, p इक्वल्स टू 5% विच इज़ इक्वल टू 5/100। परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो परसेंटेज की साइन हटा देने का और डिनोमिनेटर में 100 लिख देने का, ठीक है। तो 5/100 यानी कि 1/20, तो ये p की वैल्यू आ गई। देयरफॉर q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 19/20, ठीक है। अरे भाई, डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी 20 में से 1 है, तो नॉन डिफेक्टिव आने की क्या हो जाएगी? 20 में से 19 हो जाएगी, ठीक है। या दोनों को मिला करके देख लो 1 बनता है कि नहीं बनता है, दोनों को मिला करके देख लो 1 बनेगा। अच्छा चलो, तो p आ गया, q आ गया, n की वैल्यू कैसे मिलेगी? देखो यहाँ पर, अ सैंपल ऑफ 10 आइटम्स इज a sample of 10 items is selected, ठीक है। therefore n is equals to 10। फाइन, हमें क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x नॉट मोर देन 1 से ज़्यादा नहीं चाहिए। 1 चल जाएगा, 1 से कम भी चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, x है क्या? पहले तो इसके बारे में बात कर लो। लेट x इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स दैट वी कैन गेट, ठीक है। नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स गेटिंग सिलेक्टेड, ठीक है। 10 आइटम्स उठाएं, उसमें से कितने डिफेक्टिव आइटम सिलेक्ट हुए उसको हम क्या मान रहे हैं? x मान रहे हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? x की वैल्यू 0 से लेकर के 10 तक कुछ भी हो सकती है, सही कह रहा हूँ, ठीक है ना। 10 आइटम्स उठा रहे हैं, तो ऐसे हो सकता है कि उसमें से एक भी आइटम डिफेक्टिव ना आए, ठीक है, एक भी आइटम डिफेक्टिव ना आए। ऐसे हो सकता है कि एक आइटम डिफेक्टिव आए, 2 आए, 3 आए। ऐसे करते करते कितने आइटम्स डिफेक्टिव आ सकते हैं? 10 आइटम्स डिफेक्टिव आ सकते हैं, 10 के 10 आइटम डिफेक्टिव आ सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 से लेकर 10 तक के। हमको क्या फाइंड करना है? देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज
प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1, एक से ज़्यादा डिफेक्टिव आइटम नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, एक से ज़्यादा डिफेक्टिव आइटम अपने को नहीं मिलना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, सही कहा। x की वैल्यू 1 या 1 से छोटी होनी चाहिए, यानी कि क्या होनी चाहिए, या तो 0 या तो 1, तो इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को निकाल करके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सर यहाँ से तो हम लोग कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 निकालना है, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। कैसे, ये फॉर्मूले से p ऑफ x इक्वल्स टू NCx p रेस टू x q रेस टू n माइनस x, ठीक हो जाएगा। यहाँ से दोनों निकाल करके ऐड कर लो, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 था ना ये, क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। देखो 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट, ठीक है, कितने कार्ड्स ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, 5 रिप्लेसमेंट के साथ, यानी कि जो कार्ड उठाया गया उसको वापस रखेंगे और फिर उसके बाद उठाएंगे, ठीक है। तो जो कार्ड उठाया गया पहली बार वो दूसरी बार भी आ सकता है, तीसरी बार भी आ सकता है, चौथी बार भी आ सकता है, 5वीं बार भी आ सकता है, ठीक है। तो 5 बार कार्ड उठा रहे हैं, यानी कि ये एक्सपेरिमेंट 5 बार परफॉर्म किया जा रहा है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 5 ट्रायल्स हम लोग कर रहे हैं रिप्लेसमेंट के साथ, ठीक है। कितने कार्ड्स हैं टोटल, 52 कार्ड्स हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल दी 5 कार्ड्स आर स्पेड्स, ओनली 3 आर स्पेड्स, नन इज अ स्पेड, ठीक है। तो स्पेड आना हमारे लिए सक्सेस है, स्पेड आना हमारे लिए क्या है, सक्सेस है। आ रही बात समझ में। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि भैया जो P है ना वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड है, ठीक है। एक डेक में 52 कार्ड्स के डेक में कितने स्पेड्स होते हैं, 52 कार्ड्स में कितने स्पेड्स होते हैं, बोलो, पता है कि नहीं, 13, करेक्ट, 13 स्पेड्स होते हैं, ठीक है। तो स्पेड्स आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 13/52, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे लेट P इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पीड, लेट P इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पीड, ठीक है, गेटिंग अ स्पीड जो हमारे लिए क्या है, सक्सेस है, स्पीड आना हमारे लिए सक्सेस है। देयरफॉर P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13/52, राइट, ठीक है, यानी कि 1/4, ठीक है। तो P की वैल्यू 1/4, तो Q की वैल्यू कितनी हो गई, 3/4। P की वैल्यू 1/4, तो Q की वैल्यू कितनी, 3/4, दोनों मिला करके कितने होने चाहिए, 1 होने चाहिए। आगे बात समझ में, ठीक है। एक और चीज़ मान लेते हैं, लेट x इक्वल टू नंबर ऑफ स्पेड्स, लेट x इक्वल टू नंबर ऑफ स्पेड्स या फिर नंबर ऑफ सक्सेस, ठीक है, नंबर ऑफ सक्सेस। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है और 5 हो सकती है। 5 कार्ड उठाए, एक भी स्पेड नहीं आया, एक स्पेड आया, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 है, तो ये x की वैल्यूज़ हो सकती है। 5 से ज़्यादा तो हो नहीं सकती, क्योंकि कार्ड्स ही कितने उठा रहे हैं, 5 उठा रहे हैं, ठीक है। तो 5 से ज़्यादा स्पेड्स तो आ ही नहीं सकते। हमें क्या करना है, पहले वाले में रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, P ऑफ x इक्वल टू 5, इसमें क्या है, P ऑफ x इक्वल टू 3, इसमें क्या है, P ऑफ x इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये तुम लोग निकाल सकते हो। मैं n के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। सिंस ऊपर ही लिखना चाहिए था यार, सिंस 5 कार्ड्स आर ड्रॉन देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 5, सिंस 5 कार्ड्स आर ड्रॉन देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो पहले वाले में क्या चाहिए अपने को, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5, दूसरे वाले में क्या चाहिए अपने को, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, तीसरे वाले में क्या चाहिए अपने को, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, समझा भाई, ठीक है। तीनों चीज़ें तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो। देखो यहाँ पर जब कैलकुलेशन करोगे ना, तो यहाँ पर 5C3 आएगा, ठीक है। 5C3 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 5C2 के बराबर होगी, तो तुम यहाँ पर 5C2 भी लिख सकते हो, समझा। हाँ या ना बोलो भाई, लिख करके बताओ चैट में, समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ इजी है बहुत, ठीक है, बहुत इजी है। चलो आवाज़ चली गई क्या, आवाज़ चली गई या कम हो गई,
अटक रही है, तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया होगा। ठीक है चलो खैर, लैग हो रहा है। हाँ तो इंटरनेट स्लो हुआ होगा बेटा, फिर मेरा शायद इंटरनेट वगैरह स्लो हुआ होगा ना, इसकी वजह से ऐसे हो रहा है। चलो बढ़ते हैं आगे। तो देखो ये तुम लोग कर लोगे, वैल्यूज़ निकालनी है, इसकी भी निकल जाएगी, इसकी भी निकल जाएगी, इसकी भी निकल जाएगी। एक ही मास्टर फार्मूला है, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स, वो लगा दो आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी हैवी हो जाती है तो उसको ज़रा संभाल लेना। ओके तो कौन सा था, फोर्थ था ना, फिफ्थ। ठीक है देखो यहाँ पर ना गड़बड़ करते हैं बच्चे, थोड़ा सा ट्रिकी है, कंफ्यूजिंग है। ठीक है, कंफ्यूजन आता है थोड़ा सा, ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूँ मैं। द प्रोबेबिलिटी दैट अ बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय अ फैक्ट्री विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज़ इज़ 0.05। ये जो 150 दिया है ना, ये सिर्फ तुमको डराने के लिए दिया है, इसका कोई काम नहीं आने वाला। ठीक है ओके, तो क्या कह रहा था मैं कि ये जो 150 है ना, ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है, इसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या बोल रहा है कि कोई कंपनी बल्ब बनाती है, वो बल्ब 150 दिन के बाद ख़राब हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.05 है। तो ख़राब ना हो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0.95 होगी। ठीक है, ख़राब होने की प्रोबेबिलिटी 0.05, ख़राब ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.95। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 सच बल्ब्स, 5 बल्ब ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, 5 बल्ब ले रहे हैं, यानी कि n की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू क्या है 5 है, उसमें से एक भी डिफेक्टिव ना हो, मतलब एक भी बल्ब फ्यूज़ ना हो। ठीक है, नॉट मोर देन 1 यानी कि एक से ज़्यादा बल्ब फ्यूज़ ना हो, नॉट मोर देन 1 यानी कि एक से ज़्यादा बल्ब फ्यूज़ हो। ठीक है, और एटलीस्ट 1 यानी कि कम से कम एक बल्ब फ्यूज़ हो। ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ हमको फाइंड करनी है, ये मैं सॉल्व करके बताता हूँ पूरा। ठीक है चलो, तो ध्यान दो। तो फ्यूज़ होना हमारे लिए क्या हो गया, सक्सेस हो गया। फ्यूज़ होना फेलियर नहीं है, फ्यूज़ होना सक्सेस है हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेता हूँ मैं। क्या बोलेंगे, लेट P इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बल्ब गेटिंग फ्यूज्ड आफ्टर 150 डेज। ठीक है, और ये क्या है हमारे लिए, सक्सेस है, फ्यूज़ होना सक्सेस है। देखो P की वैल्यू कितनी हो गई, 0.05 गिवन है, ये हम नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन। ओके, देयरफॉर Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.95, क्योंकि दोनों मिलाकर के कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है ना, तो P अगर 0.05 है तो Q कितना हो जाएगा, 0.95 हो जाएगा। ठीक है चलो, तो 5 such bulbs are taken या फिर considered, कुछ भी ऐसे लिख लो। 5 such bulbs are considered, therefore n is equal to 5। n की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। let x equal to number of bulbs getting fused। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, एक भी बल्ब फ्यूज़ ना हो, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है और 5 हो सकती है। पाँचों के पाँचों बल्ब फ्यूज़ हो जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है, एक भी बल्ब फ्यूज़ ना हो, ये भी हो सकता है। अब 5 से ज़्यादा बल्ब तो फ्यूज़ हो ही नहीं सकते, क्योंकि 5 ही तो बल्ब ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो x की वैल्यू ये हो सकती है। अच्छा, हमें क्या करना है, पहले वाले में, फर्स्ट वाले में, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। एक भी बल्ब फ्यूज़ ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये तुम लोग कर लोगे। ठीक है, आसान है। ठीक है ना, दूसरा और तीसरा मैं बताता हूँ। दूसरा और तीसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 1 बल्ब गेटिंग फ्यूज्ड आफ्टर 150 डेज। ठीक है, तो नॉट मोर देन 1 का मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 या 1 से छोटी होनी चाहिए, ये अपने को निकालना है। ठीक है चलो, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1 इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1।
ओहो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 निकालना पड़ ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख लो पहले शुरू में ही, हियर एक्स फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ एन एंड पी, देयरफॉर पी ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू एन सी एक्स, फॉर्मेलिटी है ये सब कर लेने का, क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। समझ में आ गया? तो ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 और पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। ठीक है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 0 सॉरी लेस देन 1 इज़ इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 लिखा हुआ था यहाँ पर, मतलब क्या हो जाएगा 5c0, ठीक है, p रेस टू 0 यानी कि 0.05 रेस टू 0 इंटू 0.95 रेस टू 5, राइट। 5c0 कितना होता है 1 होता है, ये भी कितना होता है 1 होता है ना। 5c0 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू भी 1 और इसकी वैल्यू तो 0.95 रेस टू 5 ही लिखेंगे। ठीक है, तो अगर भद्दे कैलकुलेशंस होते हैं ना तो छोड़ देने का। ठीक है, पीछे भी ऐसे ही लिखा होगा आंसर। ओके, अगर फ्रैक्शन में होता तो वहाँ पर 5th पावर कैलकुलेट करना छोटे नंबर्स के लिए आसान रहता है, तो वो कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर इसको नहीं ओपन कर सकते, भद्दा सा नंबर आएगा, इसके लिए छोड़ दो, जितना मिल गया उतना ही रख दो। फाइन, अब बात करते हैं तीसरे की। ठीक है, तीसरे में क्या बोल रहा है, मोर देन 1 यानी कि x ग्रेटर देन 1। ठीक है, बात समझ में आ रही है। मोर देन 1 यानी कि एक से ज़्यादा मतलब 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है, लेकिन कोई बेवकूफ़ी होगा जो इनकी प्रोबेबिलिटीज़ निकाल करके ऐड करेगा। स्मार्ट क्या करेगा, स्मार्ट बंदा क्या करेगा, 1 में से इसको माइनस कर देगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? समझा कि नहीं? ज़रा हाँ ना लिख के कुछ बताओ। हम लोग को क्या करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, अच्छा, ओहो हाँ बराबर, अच्छा पी एक्स इक्वल टू, हाँ एक मिनट कर लेता हूँ यार, यहाँ पर वो भूल गया चलो, x इक्वल टू 1 की भी प्रोबेबिलिटी ऐड करनी है ना यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा 5c1, ठीक है, इंटू 0.05 रेस टू 1 इंटू 0.95 रेस टू 4। ठीक, 5c1 की वैल्यू होती है 5, ये हो गया 0.05, ये हो गया 0.95 रेस टू 4। ठीक है, 0.95 रेस टू 4 कॉमन है, उसको बाहर ले लो। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा अपने पास, 0.95 प्लस 5 इंटू 0.05। ठीक है, तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है, 0.95 द होल रेस टू 4 इंटू में यहाँ पर 0.95 प्लस 0.25। सही है ना? हाँ, इन दोनों को ऐड कर लो तो कितना मिल जाएगा, 9, 3, 12। तो फाइनल आंसर इज़ 1.2 इंटू 0.95 द होल रेस टू 4। ये अपना फाइनल आंसर है। ठीक है, चलो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1 निकालनी है, तो इसका मतलब क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5। ठीक है, तो देखो इन सब की प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है, इन सब की। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 में से इन दोनों की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देता हूँ, तो बचे हुए की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आया? 2 से लेके 5 तक प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो 1 में से 0 और 1 की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो, 2 से लेके 5 तक की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 1.2 इंटू 0.95 द होल रेस टू 4। ठीक है, बस इतना ही रहने दो इसको ओपन मत करो, मतलब भारी पड़ जाएगा बहुत। ठीक है, पीछे भी शायद ऐसा ही होगा, या अगर ओपन किया होगा तो तुम लोग भी कर लेना, कैलकुलेशंस तो कर ही सकते हो यार। ठीक है, चलो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 1, कम से कम एक से कम चलेगा क्या, नहीं चलेगा। एक से कम चलेगा क्या, नहीं चलेगा। एक से ज़्यादा चलेगा और एक भी चल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम बेवकूफ़ है क्या, ये निकालेंगे। हम क्या करेंगे, 1 में से इसकी प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है ना, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, एटलीस्ट 1 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ
x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, ठीक। आई होप कि समझ गया, ठीक है। ये तो कर लोगे ना, चौथा वाला कर लेना। ओके फाइन, समझ लिया भाई। चलो तो कितना हो गया क्वेश्चन, 5वां हो गया ना ये। छठा क्या बोल रहा है, अ बैग कंसिस्ट्स ऑफ 10 balls ईच मार्क्ड विथ 0 to 9। सॉरी, ज़रा ध्यान से देखना, ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। अ बैग कंसिस्ट ऑफ 10 balls ईच मार्क्ड विथ वन ऑफ द डिजिट्स 0 to 9। कितने बॉल्स हैं 0 से 9 में? 10 बॉल्स हैं, ठीक है। 9 बॉल्स नहीं है, बेवकूफ़ी नहीं करना, यहाँ पे लिख दिया उसने 10 बॉल्स हैं, ठीक है। तो 10 बॉल्स है जिनके ऊपर 0 से 9 तक के नंबर्स लिखे हुए हैं। फाइन, इफ 4 balls आर ड्रॉन सक्सेसिवली, 4 बॉल उठाए जा रहे हैं। बॉल कितने उठा रहे हैं? 4, ठीक है। 4 balls, तो ये किसकी वैल्यू हो गई? n की वैल्यू हो गई, n की वैल्यू कितनी है? 4 है, ठीक है। विथ रिप्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पर भी, यानी कि एक बॉल जो उठाओगे उसको वापस रखोगे, ठीक है। जैसे कि मान लो कि एक बॉल है जिसके ऊपर 1 लिखा हुआ है, तुमने इसको उठाया, ठीक है। इसमें बहुत सारे बॉल है, 0 भी लिखा है किसी पे 9 भी लिखा है ना, बहुत सारे बॉल्स हैं। तो तुमने क्या किया, एक नंबर का बॉल उठा लिया। अब रिप्लेसमेंट हो रहा है, इसका मतलब तुम इसको वापस अंदर रख दोगे, ठीक है। तो वापस अंदर रखने पे फिर से अंदर 1 आ गया। अब अगर उठाओगे बॉल वापस तो 1 फिर से आ सकता है। आई बात समझ में? तो एक ही नंबर बार बार आ सकता है। कितने बार आ सकता है? मैक्सिमम 4 बार आ सकता है। अब आगे क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज़ मार्क्ड विद द डिजिट 0, ठीक है। एक भी बॉल 0 डिजिट का ना आए, ये इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। तो हम लोग क्या करते हैं, 0 डिजिट आने को सक्सेस मान लेते हैं। सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। क्या निकालना है उसके बारे में बाद में बताता हूँ, पहले तो ये समझ लो कि सक्सेस किसको मान रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे लेट P बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉल विथ डिजिट 0, ठीक है। 0 डिजिट का बॉल मिल जाए, इसको हम क्या मान रहे हैं? P मान रहे हैं। उसकी प्रोबेबिलिटी को क्या मान रहे हैं? P मान रहे हैं। और इसी को हम क्या ले रहे हैं? सक्सेस ले रहे हैं, ठीक है। तो 0 आना हमारे लिए क्या हो जाएगा? सक्सेस हो जाएगा। 0 आना हमारे लिए क्या हो जाएगा? सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब जितने 0 उतने सक्सेस। अब वो क्या बोल रहा है कि नन इज़ मार्क्ड विथ डिजिट 0, एक भी 0 से मार्क किया हुआ बॉल नहीं आना चाहिए, यानी कि x इक्वल टू 0 के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं? चलो, नहीं समझा अगर अभी भी तो भी दिक्कत की बात नहीं है, और एक्सप्लेन करता हूँ इसको फर्दर, ठीक है। तो पहले तो p की वैल्यू निकाल लो। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो 0 वाला बॉल आ जाए 10 में से, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? 1/10, 0/10 नहीं, ठीक है ना। देखो बहुत सारी मिस्टेक्स हैं यहाँ पर जो बच्चे कर सकते हैं। समझा क्या बोला मैंने? p की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/10 हो जाएगी। 0 आने की प्रोबेबिलिटी, 0 वाला बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो मेरे पास 10 बॉल रखे हुए हैं, 0 से लेकर के कहाँ तक? 9 तक। इन 10 बॉल्स में से ये वाला बॉल मैं उठा लूँ, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/10, सही है ना? समझा कि नहीं? बच्चे क्या करते हैं पता है? 0/10 लिख करके आ जाते हैं, गड़बड़ में गई भैंस पानी में, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना। तो 0 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/10 है। तो 0 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 9/10, ठीक है। 0 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 9/10 हो जाएगी। अच्छा, x क्या मान लेता हूँ मैं? लेट x इज इक्वल्स टू, पहले तो ये लिख लो, 4 balls आर ड्रॉन, सिंस 4 balls आर drawn, therefore n is equal to 4, ठीक है। अब बोल दो let x is equals to number of balls, ठीक है, with number of balls drawn with digit 0, ठीक है। 0 डिजिट वाले बॉल्स ड्रॉ हो वो क्या है? x है। कितने ड्रॉ हो? वो x है। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है,
ठीक है, चारों के चारों बॉल जीरो वाले आ गए, ये भी पॉसिबल है, एक भी बॉल जीरो का ना, ये भी पॉसिबल है, और हमें इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है x इक्वल टू जीरो की, ठीक है, समझ गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। हम लोग लिखेंगे हियर x follows binomial distribution with n and p, therefore probability of x is equal to ncx p raised to x q raised to n minus x। निकाल लोगे, आंसर फाइनल है ना, ये आएगा, देखो probability of x इक्वल टू ज़ीरो इक्वल टू 9/10 द होल रेज टू 4, ठीक है, क्लियर हुआ। कैसे आया ये देख लो, n कितना है, 4 है ना, 4c0 p रेस टू ज़ीरो यानी कि 1/10 रेस टू ज़ीरो, ठीक है, q रेस टू यानी कि 9/10 रेस टू 4 माइनस ज़ीरो यानी कि 4, इसकी वैल्यू हो गई 1, इसकी वैल्यू भी हो गई 1, 1 इंटू 1 इंटू ये 1 इंटू 1 इंटू ये, तो ये आ गया आंसर, क्लियर, ठीक है, ओके फाइन। तो आज के लिए मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है, बचे 6 क्वेश्चंस, ये कल कर लेते हैं।